जहां पर देहरादून आईएसबीटी बस अड्डे का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते में ये सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई तो जो भी जुड़े हुए अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने आईटी पहुंचकर लोगों से बातचीत की। राज्य की बस सुविधा का फीडबैक भी लोगों से उन्होंने लिया। तो ये औचक निरीक्षण था सीएम का। सीएम ने बिना बताए ये जानने की कोशिश की कि बस अड्डे पर किस तरीके की फैसिलिटी है, अधिकारी कितना ध्यान रखते हैं, उनकी नजर में कितनी चीजें हैं और जो लोग वहां मौजूद हैं वो कितने संतुष्ट हैं। फीडबैक लेते हुए देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं। अचानक से उन्होंने लोगों से पूछ लिया कि बस अड्डे पर सब कुछ ठीक है। तो देखिए ये तस्वीरें हैं। एक महिला से, बुजुर्ग महिला से सीएम पूछ रहे हैं कि आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, परेशानी तो नहीं होती है, जो सुविधाएं बताई जाती हैं सरकार की ओर से दी जाती हैं, मिल रही हैं कि नहीं। और इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई 1 हफ्ते के भीतर जितने ये बस अड्डे हैं उनका आप ध्यान रखिए और जितनी व्यवस्थाओं में कमी पाई गई है उसे दुरुस्त कीजिए। तो सीएम ने कोने कोने जाकर बस अड्डा का निरीक्षण किया है, बस स्टैंड को देखा है, वहां पर क्या कमियां मिली हैं उनको ठीक करने के लिए सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं कि अव्यवस्था नहीं चलेगी, गंदगी नहीं चलेगी और जो कोई भी कमी है उसे ठीक कीजिए। तो ये देखिए एक एक कोने पर नजर डाल रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये औचक निरीक्षण था। सबसे खास बात ये है यहां पर पहले से प्लानिंग नहीं थी, तो जैसे का तैसा ग्राउंड रिपोर्ट खुद जाकर सीएम ने लोगों से मांगा, खुद देखा, पूछा भी कि ये बस आज की व्यवस्था है कि रोज ऐसा रहता है। देखिए मुस्कुराते हुए एक बुजुर्ग महिला किस तरीके से वो बता रही है कि कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से ये भांपा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है कि महिला सीएम को देख के खुश तो है, लेकिन सीएम भी उससे उसी लहजे में बात करके पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर बस अड्डे पर सब कुछ ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक हैं। और देखिए मौके पर सीएम के साथ लोग मौजूद हैं, मीडिया भी पहुंच गई। ये औचक निरीक्षण था और निरीक्षण करने के बाद सीएम धामी ने कहा क्या वो भी सुनिए आप। मैंने जो जरूरी दिशा निर्देश दिए जो कमियां हैं मैंने अधिकारियों को बता दी है। सफाई से लेकर सरकार की जो व्यवस्था है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, सभी को वो 1 हफ्ते के अंदर सारी दुरुस्त कर लें। हमेशा जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी की जाएगी। तो चलिए बाकी की डिटेल लेंगे। सहयोगी विनोद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सहयोगी विनोद से हम पूछेंगे, जानना चाहेंगे। विनोद बताइए जरा, ये औचक निरीक्षण था यानी किसी तरीके की पहले की प्लानिंग नहीं थी। अब क्या क्या निर्देश दिए अधिकारियों को, क्या क्या खामियां मिली हैं सीएम को? जी बिल्कुल स्नेहलता, अभी मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में थे अटल आयुष्मान के 3 वर्ष होने के चलते, और उसी दौरान आईएसबीटी भी पास में थी, तो उनका एक निरीक्षण था और जिस निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और तमाम वहाँ खामियां भी देखी गई, चाहे वो रख रखाव हो, बैठने की व्यवस्था हो, तमाम ऐसी इनको निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है। और इतना ही नहीं, अधिकारियों को 7 दिनों का वक्त भी दिया गया है। व्यापक तैयारी, व्यापक व्यवस्था नहीं सही की गई है तो उसके बाद में कार्रवाई के लिए बिल्कुल ऐसा भी निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से। बिल्कुल विनोद, ये तय है और इस तरीके से संबंधित तमाम अधिकारियों को भी संदेश जाता है कि अगर औचक निरीक्षण हो तो फिर व्यवस्थाएं कैसी मिलेंगी, इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही उनकी बनती है। ये एक संदेश भी है, एक सिंबल भी है। विनोद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और औचक निरीक्षण पर क्या क्या खामियां मिली इस पर निर्देश भी दिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो बात कर लेते हैं देहरादून में अटल आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन कार्यक्रम की, जिसका आयोजन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में अटल आयुष्मान योजना के तमाम लाभार्थी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भारत आरोग्य के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। तो आपको बताएं, आयुष्मान योजना के मौके पर मंथन 3.0 आप देख पा रहे हैं। सीएम यहां मौजूद रहे हैं। आरोग्य मंथन के 3 साल पूरे होने पर यह खास कार्यक्रम रखा गया है।
तो देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ा हर महकमा कितना हाईलाइटेड है और इससे लोगों की जिंदगी कितनी ज्यादा जुड़ी है। पिछले 2 साल से कोरोना का दंश झेलने के बाद हर कोई समझ चुका है। तो इसी कार्यक्रम में सीएम की मौजूदगी दर्ज हुई है। तस्वीरें सामने हैं। और उधर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल परिसर का 7 अक्टूबर को उद्घाटन होना है। इस उद्घाटन में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उससे पहले परिसर में ये जो नया टर्मिनल बना है, इसके बनने से 10 गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी एयरपोर्ट का विस्तार हो जाएगा। इसके साथ ही आने वाले वक्त में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़कर 30 हो जाएंगी। तो राजधानी में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, खासकर एयर कनेक्टिविटी, देखिए उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। ऐसे में अब ये विस्तार एयरपोर्ट का कितना मायने रखता है, इसे लेकर सतपाल महाराज ने क्या कहा है, आप सुनिए। आज ये न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये बड़ा यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी का यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है, जिसमें यात्री आएंगे और इसमें निष्कासित जाएंगे भी। तो निश्चित रूप में इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं। इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। क्या कैपेसिटी है इसकी? 10 गुना कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। और उधर 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से 4 धाम में रौनक नजर आ रही है। चलिए आपको उत्तराखंड के 4 धाम की तस्वीरें दिखा देते हैं। केदारनाथ धाम है, बद्री धाम है, गंगोत्री, और यहाँ हर दिन अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीरों को। फिलहाल श्रद्धालुओं की संख्या सीमित जरूर रखी गई है, कोरोना का डर बना हुआ है इसी के मद्देनजर। लेकिन जो बंद पड़े धाम की तस्वीरें हमने आपको लंबे वक्त तक दिखाई थी। मांग थी तमाम लोगों की कि यहाँ पर रौनक बढ़े, लोग आएं, और ठीक वैसा ही कुछ होता नजर भी आ रहा है। और तो और यात्रियों की संख्या, जरूरत से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, ये बात भी देखा गया कि लोग आना चाह रहे हैं। ऐसे में अब चीजों को थोड़ा कंट्रोल भी किया जा रहा है। तो जाहिर है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से केदार घाटी में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो अब दूर हो गया है। केदार की घाटी में श्रद्धालुओं की काफी चहल पहल दिखाई दे रही है। मंदिर में कई महीनों से जो सन्नाटा था, सूनापन था, मंदिर के खुलने के बाद से वो दूर हो गया है। हर दिन तीर्थयात्री बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं और यात्रियों की आवाजाही से देखिए जो वीरानी छाई हुई थी वो भी दूर हो गई है। 5 दिन में देखिए 3000 के करीब यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन भी कुछ इसी रफ्तार से हो रहा है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि 4 धाम यात्रा शुरू होते ही कैसे 4 धाम में चहल पहल दिख रही है। मगर फिलहाल 4 धाम में सीमित संख्या में ही यात्रियों की आवाजाही की परमिशन है। इस वजह से यात्री परेशान भी दिख रहे हैं। जिस तादाद में यात्री धाम पहुंच रहे हैं उस हिसाब से प्रतिदिन एंट्री मिलने वाली यात्रियों की संख्या काफी कम है। अब 4 धाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर फिलहाल 15 अक्टूबर तक के लिए रजिस्ट्रेशन ही होंगे। 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। हम इतना दूर से आया कलकत्ता से, 19 तारीख ट्रेन में सफर करने चढ़ा, 21 तारीख हम हरिद्वार आया, 20 तारीख में गवर्नमेंट अनाउंस किया जो सेवा स्तंभ का ये स्लिप चाहिए दर्शन करने का। तो आप बोलिए जो 19 तारीख हम ट्रेन चढ़ा, 20 तारीख ट्रेन का अंदर है, 21 तारीख सुबह हम पहुंच गया, तो हम कैसे मालूम है सेवा स्तंभ का पेपर हम कहाँ से बनाएगा? हरिद्वार आके कोई साइड में इसका पूरा ब्लॉक बोलता है फुल, अक्टूबर 30 तारीख तक पूरा फुल है। तो उत्तराखंड में 4 धाम के लिए देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर 15 अक्टूबर तक के लिए ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं लोग। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से यह फैसला लिया गया है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद 18 सितंबर से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत की जा सकती है और धामों में यात्रियों की संख्या लेकिन सीमित जरूर रखी गई है। प्रदेश भर से 4 धाम यात्रा के लिए लगातार देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जानकारी मिली है कि अब तक तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। क्योंकि संख्या सीमित रखी जानी है, इसके लिए अब देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सीमित संख्या के आधार पर ही ई पास जारी किया जा रहा है। तो देवस्थानम बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि अब 15 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि
हाईकोर्ट की ओर से जब परमिशन मिली तो ये भी एक शर्त थी कि लोगों की संख्या को सीमित कीजिए, लिमिट कीजिए, जानकारी रखिए। इसी व्यवस्था के तहत ई पास जारी होने हैं। लोग ई पास लेकर ही चारधाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। लेकिन अब बड़ा मसला है कि कितने लोग जा सकते हैं। अब तक तो 70,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये खबर मिल रही है। 15 अक्टूबर तक के ही अभी आज की डेट में पोर्टल खुला हुआ है और उस पर जो है वो बुकिंग्स लिए जा रहे हैं। ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोगों का इस पर जो है लोगों की श्रद्धा है, वो किसी भी दशा में यहाँ आना चाहते हैं, इसलिए पोर्टल्स जो है काफ़ी त्वरित गति से जो है उसमें वैकेंसीज जो है फिल होती जा रही है। साथ ही में इससे जुड़े हुए जो हितधारी है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने व्यवसाय करने के संदर्भ में भी जो है एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। तो चलिए इस खबर की डिटेल के लिए हम रुक करेंगे। सहयोगी पंकज राणा हैं देहरादून से, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, जरा समझाइए कि जितने लोगों की लिमिट रखी गई है और जितने लोगों को पास दिया जा रहा है, और 15 तारीख तक मान लीजिए लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन आगे नहीं होना है, लोगों का लोड बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो उसे कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल इसमें तो देखिए यही बड़ी चुनौती पर्यटन विभाग के सामने और देवस्थानम बोर्ड के सामने आ रही है कि क्योंकि देश भर से जो यात्री हैं वो चारधाम यात्रा के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेबसाइट पर लगातार वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उन्हें ई पास न मिलने की वजह से उनको रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कराना पड़ रहा है। अभी तक देवस्थानम बोर्ड की ओर से तकरीबन 70,000 लोगों को ई पास जारी किए जा चुके हैं और जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको उस पर पोर्टल पर पूरी तरह से फुल का मैसेज मिल रहा है कि अभी जो ई पास है वो फुल हो चुके हैं, अभी आपको 10 से 15 दिन बाद ई पास के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि संख्या चारधामों में सीमित की गई है और सीमित संख्या के आधार पर ही देवस्थानम बोर्ड की ओर से ई पास जारी किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो लोग इच्छुक हो रहे थे, लगातार वो उत्तराखंड के चारधाम के लिए आना चाह रहे थे, उनके सामने समस्या हो गई है कि देवस्थानम बोर्ड पर यदि वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको कैंसिल का मैसेज मिल रहा है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। क्योंकि अभी भी कई तरह से यात्रियों के सामने इस तरह की समस्या आई है कि देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया तो उनको ई पास जारी नहीं किया गया है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड इस तरह से चाह रहा है कि यदि चार धामों में जो संख्या है निर्धारित, उसी के आधार पर यात्रियों को ई पास दी जाएंगे, उसी के आधार पर आगे उनको दर्शन के लिए आगे भेजा जाएगा। तो देवस्थानम बोर्ड ने ये तय कर लिया है कि अब 15 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो चार धामों की जो कपाट बंद करने की तारीख है वो दशहरा के दिन लगभग तय कर दी जाएगी, उसके आधार पर ही आगे ई पास जारी की जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 1 महीने की चारधाम यात्रा बची है और 1 महीने के अंदर अंदर ही जो भी लोग यात्रा करने आ रहे होंगे उन्हें 15 तारीख से पहले अपने रजिस्ट्रेशन कराने होंगे और उनके ई पास जिनको जारी होंगे वही लोग यात्रा कर सकेंगे। तो ऐसे में अब जो तमाम वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, हकाकूदारी हैं, वो भी अब ये मांग करने लगे हैं कि यात्रियों की संख्या की जो बाध्यता है उसको खत्म किया जाए। सरकार हाईकोर्ट में फिर से PIL दाखिल करे और ये मांग करे हाईकोर्ट से कि संख्या की निर्धारित जो संख्या है उसको खत्म करके यात्रियों को एकमुश्त आने दिया जाए यात्रा के। देखिए अभी जो केदारनाथ है उसमें 800 लोगों की लिमिट रखी गई है, बद्रीनाथ में 1000 लोगों की लिमिट रखी गई है। उसके अलावा अगर हम यमुनोत्री धाम की बात करें तो वहाँ पे 400 लोगों की लिमिट रखी गई है। गंगोत्री धाम में 600 लोगों की लिमिट रखी गई है। ये लिमिट है, उसके आधार पर ये पास जारी किए जा रहे हैं। उसके सामने ही लोगों को दिक्कत आ रही है जो दूर दराज से आ रहे हैं, चाहे गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उसके अलावा उत्तराखंड के अलावा जितने भी प्रदेश से लोग आ रहे हैं उनके सामने ई पास की समस्या हो रही है। इसी वजह से तीर्थ पुरोहित भी ये मांग कर रहे हैं कि जो लिमिटेशन है उसको खत्म करके, बाध्यता को खत्म करके संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है पंकज, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अब लिमिट को लेकर बात चल रही है कि कितने यात्री बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं, केदारनाथ धाम आ रहे हैं, उनकी संख्या को सीमित न किया जाए या फिर उस सीमा को आगे बढ़ाया जाए। तो उधर बद्रीनाथ धाम में भी यात्रियों की चहल पहल दिख रही है। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और इसीलिए यात्रियों से गुलजार नजर आ रहा है। बद्रीनाथ धाम के आसपास मौसम भी बदल गया है क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है तो इसलिए ठंडक महसूस हो रही है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बादल के छा जाने से कुछ नज़ारा है वो बदल गया है। तो कुछ तस्वीरों के जरिए भी लोग कैद कर रहे हैं, कुछ हम भी आपको अपने कैमरे से दिखा रहे हैं कि मौसम के बदलने से जो छटा है वो भी निराली है और जो भक्तिमय माहौल है जिसके लिए लोग पहुँचते हैं हमेशा, वो भी है। तो कुल मिलाकर यही वजह है कि लोग पहुंचना चाह रहे हैं हर हाल में। रजिस्ट्रेशन सीमित रखा गया है, ये थोड़ी परेशानी है लोगों के लिए। बात रुड़की की कर लेते हैं। वायरल बुखार हो या टाइफॉइड या डेंगू, इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल की आप बात करते हैं तो बीमार पीड़ित मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है।
सिविल अस्पताल में हर रोज 400 से अधिक की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं और तेजी से वायरल बुखार हो, टाइफाइड हो, डेंगू, ये लोगों के लिए मुश्किल बन चुका है। साथ में स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप की स्थिति है। 400-500 से ऊपर किसी दिन तो सोमवार को तो 700-800 पेशेंट तक वायरल के पेशेंट्स आ रहे हैं, बुखार, सर्दी, जुकाम लेकर, और काफ़ी संख्या में बढ़ा हुआ है। लेकिन हल्के माइल्ड फीवर है तो घबराने वाली कोई सी बात नहीं है। टाइफाइड का तो अभी तक कोई केस भी हमारे यहाँ एक भी केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है। टाइफाइड नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, 3 केस डेंगू के कल रिपोर्ट हुए थे, वो तीनों रुड़की नगरीय क्षेत्र से बाहर के हैं और इस संबंध में जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया गया है और वहाँ पर पूरा एक्शन ले लिया गया है। और उधर हरिद्वार के लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बीती रात भीकमपुर में जेसीबी मशीन लगाकर खनन माफिया अवैध खनन कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने एसडीएम को इसकी जानकारी दे दी। सूचना के बाद एसडीएम ने छापेमारी की कार्रवाई की तो यहां से 6 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक जेसीबी मशीन मौके से पकड़ी गई है। सभी को अवैध खनन के आरोप में सीज कर लिया गया है। तो ये देखिए लक्सर की तस्वीरें हैं। यहां कितनी बड़ी तादाद में, किस लेवल पे अवैध खनन हो रहा था उसका अंदाजा लगाइए आप। चलिए, उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। खबरें और भी हैं, हम जल्द लौटेंगे। शहरी विकास हो या आवासीय विभाग, यहां पर जो काम धाम चल रहा है उसकी समीक्षा की गई है। बैठक में मंत्री अमृत योजना की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों की थर्ड पार्टी से जांच करा लें, ये भी कहते नजर आए। वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज से जुड़े कामों को समन्वय के साथ पूरा किया जाए। शहरी विकास का पूरा रिव्यू किया, समीक्षा की है और कहाँ क्या क्या काम हो रहा है। क्षेत्र के लोगों ने भी बताया, माननीय विधायक जी भी यहाँ आए हैं, मेयर साहब भी थे, जो सब लोग हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की क्या स्थिति है इस समय बताया। सबसे ज़्यादा स्थिति जो लाइनें बिछ रही हैं अमृत योजना के अंदर, उस योजनाओं में जो पाइपलाइनें डाली जा रही हैं उसके ऊपर सड़क निर्माण में देरी हो रही है। उसके लिए हमने सचिव साहब को कह दिया है कि वो एमडी जल निगम को बुलाकर उनके अधिकारियों से बात करके उसमें ठीक करने का एकदम प्रयास करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत सड़क में चलने पर न हो। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रदीप टमटा ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रदीप टमटा ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रदेश की जनता का भारी समर्थन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को मिल रहा है। जो सहयोग लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है तो उससे साफ लिख रहा है कि इमारत में जो इबारत लिख दी गई कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से राज्य की जनता, युवा, किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति, पिछड़े समाज का हर वर्ग परेशान है और उन्होंने मन बना लिया है कि हम इस सरकार को बदलेंगे। और उधर हल्द्वानी में परिवहन मंत्री यशपाल आर्या ने कहा कि कोविड के समय में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें काफी बुरी हालत से गुजर रही हैं, लेकिन अब हालात जैसे जैसे सामान्य हुए हैं उसी तरीके से रोडवेज की बसों का संचालन भी तेजी से हो रहा है। यशपाल आर्या ने कहा कि अब सरकार कर्मचारियों का वेतन समय से देने के लिए तैयार है। अब कुछ समय से वेतन हम दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं क्योंकि लगातार बसों का संचालन हो रहा है। हमने उस क्षेत्रों में भी, दूरस्थ क्षेत्रों में भी बसों को संचालित किया है जहाँ पर बसें, जिन रूट पर बसें नहीं चलती थीं, और अन्य राज्यों में भी हमारे बसें धीमे धीमे उनका भी आगमन हुआ है। तो मेरा निश्चित रूप से मत है कि अब आय हमारी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है और हम अपने कर्मचारियों को भी वेतन दे पाएंगे। बड़ी खबर मिल रही है देहरादून में, जहां अगले 2 महीने में पीएम मोदी अमित शाह का उत्तराखंड दौरा होगा। नवंबर में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में रैली का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 9 नवंबर स्थापना दिवस पर पीएम मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। संगठन की बड़ी बैठकों में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह 16-17 अक्टूबर को अमित शाह देहरादून आएंगे। तो देखिए, चुनावी साल है और बड़े दौरे जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का कार्यक्रम नजर आ रहा है। क्या कुछ रूपरेखा होगी, डिटेल क्या मिल रही है, विनोद से जानते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल स्नेहलता, देखिए अब उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में अब राजनीतिक जो बड़े नेता हैं उनका भी आना जाना शुरू रहेगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा करीब लगभग तय हो गया है। और 16-17 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे, संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और जैसा कि 9 नवंबर को पूरा राज्य स्थापना दिवस मनाता है, उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को उत्तराखंड में आ सकते हैं, एक बड़ी जनसभा और रैली को संबोधित कर सकते हैं। पूरा कार्यक्रम लगभग तय हो गया है, और लेकिन अभी जिस तरह से मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या होगा उसकी अभी घोषणा होनी बाकी है। लेकिन अधिकांश दोनों ही बड़े नेताओं का कार्यक्रम उत्तराखंड में आने का तय हो गया है। इसमें नेता बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी है। 9 नवंबर को पीएम आ सकते हैं, 16-17 का कार्यक्रम गृह मंत्री का फिक्स हो सकता है। इस तरीके की ये बड़ी जानकारी है, विनोद दे रहे थे। विनोद, आपका शुक्रिया। तो चुनावी साल है, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, इसी के मद्देनजर ये जानकारी आ रही है। और अब बात कर लेते हैं विकासनगर की। बारिश ने यहाँ पर लोगों को अभी भी परेशान कर रखा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, रोड की बात करते हैं वो क्षतिग्रस्त है। शिलाखंड कुनैन मोटर मार्ग पर अभी भी मलबा आने से ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। कई गांव ऐसे हैं जो तहसील मुख्यालय के संपर्क से कटे हुए हैं, तो उनकी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सितंबर खत्म होने के कगार पर है, लेकिन मॉनसून या यूं कहें बारिश का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। विकासनगर का ये हाल है, अभी भी सड़कों पर मलबा और पानी है।